मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में। भारत छोड़ो आंदोलन को समझने से पहले हम इसकी कहानी समझें कि अब तक क्या क्या हो चुका था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है अगस्त 1942 में, पर भारत छोड़ो आंदोलन से पहले मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और क्रिप्स मिशन में कई सारे प्रावधान थे और क्रिप्स मिशन के आधार पर ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों का सहयोग चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। पर क्रिप्स मिशन के अंदर जो प्रावधान था, इन प्रावधान को न तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया और न ही मुस्लिम लीग स्वीकार किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने अब एक ही तरीका था कि सरकार के विरुद्ध एक जन आंदोलन शुरू किया जाए, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जाए। और इसी आंदोलन शुरू करने का परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुआ था अगस्त 1942 में। तो देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको समझने से पहले जो कांग्रेस थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, उन्होंने अपना एक बैठक बुलाया। कहाँ पे? वर्धा में। और ये वर्धा क्या था? ये वर्धा था महात्मा गांधी का आश्रम। महात्मा गांधी अपना आश्रम वर्धा में बनाए थे और इस वर्धा में क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बैठक बुलाया और इस बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया कि हम क्या शुरू करने वाले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया गया। इस वर्धा बैठक में। और जब भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया गया तो कांग्रेस के कई सारे नेता इस आंदोलन को चलाना नहीं चाहते थे। अगर हम देखें तो अगस्त 1942 में क्या शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के परिणाम स्वरूप जो भारत के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, वो ये तो चाहते थे कि भारत को आजादी मिले, भारत में संविधान का निर्माण हो, भारत में पूर्ण स्वराज की स्थापना किया जाए। लेकिन उनमें कुछ नेता का ये भी मानना था कि अभी चूंकि दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हुआ है, तो इस युद्ध के दौरान हम किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार को परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ भी कुछ नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को परेशान नहीं किया जाए। पर चूंकि परिस्थितियां बदल चुकी है, 1939 के मध्य से लेकर के 1942 के मध्य आते आते जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया और इन मांगों के स्वीकार नहीं करने की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास अब एक ही तरीका बच गया अपने मांग मनवाने का। वो तरीका क्या था कि हम आंदोलन करेंगे, लोगों को साथ जोड़ेंगे, सरकार के कामों में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो क्या होता है कि ये जो वर्धा बैठक था, इनमें कांग्रेस के कुछ नेता गांधी जी की बातों से सहमत नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इस परिस्थिति में सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन शुरू किया जाए। तो यहीं पर गांधी जी अपना जो एक स्टेटमेंट है, जो गांधी जी एक बात कहा था कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन शुरू नहीं करते हैं, हमारे बातों को नहीं मानते हैं, तो हम इस देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा एक राजनीतिक संगठन खड़ा कर सकते हैं और इस देश में हम आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था, किसको लेकर के, वर्धा बैठक को लेकर के। अब बात आती है कि ऐसी क्या परिस्थिति बन गया था कि 1939 से लेकर के 1942 तक लगभग 3 साल गुजर चुका है और इस 3 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने कई मांगे रखा। ब्रिटिश सरकार की ओर से भी कई सारे ऑफर आए और दोनों के बीच सहमति नहीं बना। पर सहमति नहीं बनने के बावजूद 1942 में ही ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन करने के लिए तैयार हो गई। तो कुछ बातें को आपको समझना पड़ेगा। उनमें से पहला चीज अगर आप देखें तो बार बार क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार की ओर से संविधान निर्माण को लेकर के कई सारे प्रस्ताव दिए जाते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन इसका कभी भी वास्तविक रूप से इनको लागू नहीं किया गया। एक तो संविधान निर्माण के क्वेश्चन था, संविधान का निर्माण।
एक तो संविधान निर्माण के प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रहा था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, या हम इसको पूर्ण स्वराज की बात कहें तो पूर्ण स्वराज, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के ओर से पूर्ण स्वराज की जगह डोमिनियन स्टेटस की बातें कई बार किया गया था, पर कभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं किया गया। और अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच इन दोनों मुद्दे को लेकर के कभी सहमति ही नहीं बना, कभी समझौता ही नहीं हुआ। दूसरा कारण अगर हम समझे तो दिसंबर 1941 आते आते जापान की स्थिति बहुत मजबूत हो चुका था। जापान दक्षिण एशिया के कई सारे देशों को अपने अधीन कर चुका था। इसी दौरान उन्होंने सिंगापुर को भी अपने अधीन कर लिया और आज के जो म्यांमार है, वर्मा है, उनको भी अपने अधीन कर लिया। और बहुत कम वक्त बचा था कि अब वो भारत पर भी आक्रमण करने वाला था, खास करके भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी तटीय राज्य जैसे कि ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन राज्यों पर भी जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा था। और जापान का जो आक्रमण करने का तरीका था वो क्या करते थे कि अपना जो इक्विपमेंट है वो लेकर के नहीं आते थे, स्थानीय चीजों का उपयोग करके ही वो उस देश पे आक्रमण कर देते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो ओडिशा है, बंगाल है, इन राज्यों में फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया, ताकि जब जापानी सेना इस क्षेत्र में आए तो उनको खाने की कमी हो जाए। पानी जो था, उन पानी के संसाधन, जो पानी का स्रोत था, उनको उन्होंने क्या किया कि किसी तरीके से बर्बाद करना शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, ताकि इस क्षेत्र में जापानी सेना जो कि भारत को अपने अधीन करना चाह रहा है, जब इस क्षेत्र में आएंगे तो क्या होगा कि उनको रहने के लिए, जीवन जीने के लिए सुविधाएं नहीं मिलेंगे और ऐसी स्थिति में जापानी सेना हार जाएंगे। पर इसका परिणाम ये हुआ कि जो इन क्षेत्रों के किसान हैं, किसानों की जिंदगी दुर्भर हो गया। इस क्षेत्र में कई सारे अकाल आ गए, कई सारे ऐसी आपदा उत्पन्न हुए जिसके वजह से स्थानीय लोगों की स्थिति कमजोर पड़ रहा था। और दूसरी बात ये भी था कि भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा था और भारतीय लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से पहले हमें आजादी दे दे ब्रिटिश सरकार और फिर हम अपनी रक्षा कर लेंगे। तो एक जो खतरा था वो था जापानी आक्रमण। जापानी आक्रमण का खतरा, जापानी आक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। तीसरा कारण अगर हम देखें तो इनमें आपको देखने को मिलेगा कि जब पश्चिम एशिया में, दक्षिण एशिया में नहीं, जब वर्मा में, सिंगापुर में क्या हो गया कि ब्रिटिश का हार हुआ जापानियों के साथ, तो इन क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया। जो लोग ब्रिटेन के थे, जो लोग यूरोप के थे, उनको तो किसी तरीके से इन क्षेत्रों से ब्रिटिश सरकार ने निकाल लिया, पर इन क्षेत्र में जो भारतीय सैनिक थे या भारतीय लोग थे उनको अपने ऊपर छोड़ दिया कि वो अगर लौट करके किसी तरह से आना चाहते हैं तो आए, नहीं तो उन्हीं क्षेत्र में अपना जान गंवा दे। इस तरह के हालत पर उनको छोड़ दिया गया। ऐसे स्थिति में बहुत सारे भारतीय लोग मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए, जंगलों से गुजर करके, पैदल यात्रा करते हुए किसी तरह से भारत आया। और ऐसे स्थिति में जब भारत पहुंचे ये सैनिक लोग, तो इनके अंदर भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक गुस्सा का भावना था, असंतोष का भावना था। तो एक कारण ये भी था कि ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार किया दक्षिण एशिया के देशों में, इन सैनिकों के अंदर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रहा था। अगर हम और देखें तो एक तो सैनिक हो गया, सैनिक जो दक्षिण एशिया में जो उसके साथ हुआ वो। अगर चौथा कारण को देखें तो जब ब्रिटिश का हार होना शुरू हुआ दक्षिण एशिया में, तो भारत के अंदर लोगों में घबराहट शुरू हो गया। लोगों को लगने लगा कि बहुत जल्द ब्रिटिश सरकार क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, जापानी भारत को अपना अधीन कर लेगा। ऐसे स्थिति में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हुआ
और इस माहौल में बहुत सारे लोगों ने बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर लिया, क्योंकि लोगों को लगता था कि जब जापानी आक्रमण होगा तो ऐसे स्थिति में बैंक डूब जाएंगे, सरकार ही नहीं रहेंगे, तो फिर वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। तो भारत के अंदर भी एक तरह की अफरा तफरी का माहौल था। और ऐसे परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बार बार सरकार से यही कह रहा था कि आप हमको आज़ादी दे दीजिए, हम अपने देश को संभाल लेंगे, हम बाहरी आक्रमण से भी अपने देश को संभाल लेंगे। पर ब्रिटिश सरकार आज़ादी देने के पक्ष में नहीं था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास अब एक ही तरीका बचता है, और वो तरीका है कि सरकार के विरुद्ध एक जोरदार आंदोलन शुरू किया जाए। अब देखिए क्या होता है कि अगस्त 1942 कांग्रेस कार्य समिति का एक बैठक होता है। कांग्रेस कार्य समिति का बैठक, और कांग्रेस कार्य समिति का बैठक कहाँ पे आयोजन होता है? अगर इसकी आयोजन की बात करें तो आयोजन हुआ था कब? 8 अगस्त 1942 को। और आयोजन स्थल कहाँ था? ग्वालियर टैंक मैदान, कहाँ पे? बंबई में। और इस बैठक का अध्यक्षता किया था कौन? अगर हम इसकी बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना आजाद के द्वारा इस बैठक का क्या किया गया था कि अध्यक्षता किया गया था। और इसी बैठक में क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव को पास किया गया। इसी आंदोलन में क्या किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन को पास किया गया कि हम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या करेंगे कि एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और भारत छोड़ो आंदोलन की हम शुरुआत करने वाले हैं। साथ में ये भी कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू होगा, इस आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में होगा? तो गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। इसका भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू होने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी करेंगे। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसमें कई सारी बातें की गई, कई सारे कार्यक्रम तैयार किया गया कि किस तरह से इस आंदोलन को चलाना है, किस तरह से लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। अगर हम इन चीजों को समझे तो इनमें सबसे पहले ये कहा गया इनमें सबसे पहला चीज जो कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जितना जल्दी हो सके हमें आजादी दे दे। अब हमें ब्रिटिश शासन की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश पर भले ही जापानी का आक्रमण होने वाला है, नाजीवाद का विस्तार हो रहा है, साम्राज्यवाद का विस्तार हो रहा है, हम इन सब को झेल लेंगे, बस ब्रिटिश सरकार हमें आजादी दे दे। हमें जरूरत नहीं है अब ब्रिटिश की सुरक्षा की, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब तक द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को सही साबित इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो कहता था कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, और जो नाजीवाद है या जो फाशीवाद है विचारधारा है, ये लोकतंत्र के समर्थक नहीं है, लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो लंबे समय तक जब भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार से यही मांगे की कि भारत में भी लोकतंत्र स्थापित कर दो, तो ये तो अभी तक हुआ नहीं था। इसलिए भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार से बस यही कहा कि आप हमको आजादी दे दो, हम अपने देश को संभाल लेंगे,
अगर जापानी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा हम उससे भी निपट लेंगे, बस हमको पहले आप आजादी दे दो। दूसरी बात ये कहा गया कि जब ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ करके चले जाएंगे तो हम कुछ समय के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन करेंगे, क्योंकि अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र की बात करते आ रहा था। पर जब सरकार एकाएक आज़ादी दे दे, क्योंकि पहली मांग तो यही है कि हमें ब्रिटिश सरकार किसी तरह से आज़ादी दे दे, और अगर आज़ादी दे भी देगा तो हम सीधे तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं कराएंगे, चुनाव करा करके सरकार की स्थापना नहीं करेंगे, बल्कि कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना करेंगे और देश के अंदर जो परिस्थिति अनुकूल जब हो जाएगा तब जाकर के हम चुनाव करेंगे और फिर सरकार का गठन करेंगे। उसके बाद कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारे बातों को नहीं मानता है तब हम शुरू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विचारधारा पे आधारित होगा। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी एक नारा भी दिए थे, करो या मरो का नारा। हालांकि यह नारा दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया था, एक यूसुफ मेहर अली नाम के व्यक्ति थे, उसके द्वारा दिया गया था, पर गांधी जी ने इस नारा को काफी लोकप्रिय बनाया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब देखिए, जब हम गांधी जी के करो या मरो नारा के बारे में बात करते हैं तो इस पर एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाता है कि क्या करो या मरो का जो ये स्लोगन है, ये नारा है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इस पर यह डिबेट होता है कि क्या गांधी जी का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहिंसा से क्या विश्वास उठ चुका था, इसलिए वो करो या मरो जैसे बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि गांधी जी करो या मरो का मतलब ये नहीं कहना चाहते थे कि या तो मरो या मारो, बल्कि गांधी जी का कहना ये था कि अब बहुत हो गया, हम बार बार आंदोलन करते हैं और पीछे हटते हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि गांधी पर कई बार दबाव बन रहा था। चाहे वो असहयोग आंदोलन के दौरान देखें जब वो आंदोलन को वापस लेता है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखें जब वो आंदोलन को वापस लेता है, तो कांग्रेस के कई सारे नेता गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये जो आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं, इस आंदोलन में हम फिर से पीछे हटे, इसलिए वो चाहते थे कि इस बार जो होना है हो जाए, हमें आज़ादी चाहिए, अब हम इसलिए जिंदा नहीं रहेंगे कि हमें फिर से आंदोलन करना है, इसलिए हमें करो या मरो का नारा गांधी जी ने इस तरह से इसको लोकप्रिय बनाया। अब देखिए, चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जा रहा है और जब ये आंदोलन है तो आंदोलन में लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, और देश के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग पेशा के लोगों की भागीदारी आवश्यक है। इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि अलग अलग जो लोग थे उनके लिए कुछ बातें कहा। अगर गांधी जी के निर्देश को देखें कि किन के लिए क्या बातें गांधी जी कहा, तो सबसे पहले जो सरकारी अधिकारी थे उनको ये कहा गया कि आप अपना काम नहीं छोड़े, आप अपना नौकरी नहीं छोड़ना है आपको, पर आप क्या करें कि भारतीय लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट कीजिए और सरकार का सहयोग मत कीजिए। यानी कि जो पहला असहयोग आंदोलन था, और सहयोग आंदोलन में गांधी जी ने ये आह्वान किया था कि जो सरकारी कर्मचारी है वो अपना नौकरी छोड़ दे और देश के आजादी के लिए आंदोलन में शामिल हो जाए। पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी कहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है, सरकार के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनको अपना नौकरी नहीं छोड़ना है, बल्कि अपने नौकरी में रहते हुए जो सरकार की काम है उन कामों को नहीं करना है और भारतीय लोगों को सहयोग करना है, भारतीय लोगों के प्रति अपने निष्ठा को बनाए रखना है। दूसरा, जो सैनिक लोग थे, सैनिकों के प्रति गांधी जी ने क्या कहा?
सैनिकों से गांधी जी ने आह्वान किया कि आप सेना की नौकरी को जारी रखें, सेना की नौकरी में बने रहें, सरकार के साथ जुड़े रहें। पर जब कभी कहीं आंदोलन हो और इस आंदोलन में सरकार की ओर से अगर आपको ये निर्देश दिया जा रहा है कि अपने साथी पर गोली चलानी है या आंदोलन में शामिल लोगों पर गोली चलानी है, तो ऐसे स्थिति में आप सरकार के बातों को ना माने और इन प्रदर्शनकारियों के प्रति एकजुटता दिखाए और इन पर किसी भी तरह की हिंसा का प्रयोग ना करे। यानी कि जो भारतीय सैनिक है, भारतीय सैनिक सरकार के साथ जुड़े रहे, सरकारी सेवा में लगे रहे, पर आंदोलन के दौरान जब इनको निर्देश दिया जा रहा है कि भारतीय लोगों पर हिंसा करनी है या आंदोलन को रोकना है, तो ऐसे कार्रवाई से अपने आप को दूर रखें। तीसरे वर्ग में अगर हम देखें तो कृषकों के लिए क्या निर्देश दिया। जो कृषक थे, जो किसान थे, कृषकों से कहा गया कि अगर जो जमींदार है, जमींदार उनके पक्ष में है, जमींदार जो टैक्स लेते थे किसानों से और एक निर्धारित टैक्स किसानों से वसूला जा रहा है, तो ऐसे जमींदार को, मतलब जमींदार दो तरह के होंगे। पहले जिसका कृषक के साथ अच्छा स्थिति होगा, नहीं, जो कृषक के सहयोगी होंगे, और दूसरे तरह का जो जमींदार होगा उसका कृषक से बिल्कुल नहीं बनता होगा। तो ऐसे जमींदार जो कृषक के सहयोगी हैं, कृषक का समर्थन करते हैं, ऐसे जमींदारों को किसान अपना टैक्स दें समय समय पर जो जमींदार कृषक के सहयोगी नहीं है, कृषक की बातों को नहीं मानते हैं, ऐसे जमींदारों को टैक्स देने से बिल्कुल मना कर सकते हैं किसान लोग। और अगर हम देखें तो जो छात्र थे, छात्रों से भी आह्वान किया गया, छात्रों से कहा गया कि आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़े, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बिना स्कूल जाने से या बिना कॉलेज जाए हुए भी आप पढ़ सकते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है कि, और ये भरोसा भी है कि देश हमारा आजाद हो जाएगा इस आंदोलन के दौरान, तो आप अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आंदोलन में आ सकते हैं। क्योंकि कई बार पहले भी जब आंदोलन होता था तो छात्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण था और गांधी जी चाहते थे कि युवा वर्ग उसके आंदोलन में जुड़े। इसके साथ साथ जो राजा महाराजा थे, देसी रियासत के राजा महाराजा से कहा गया कि आपको जो जनता है, जनता की संप्रभुता को स्वीकार करना है और जनता की संप्रभुता को स्वीकार करके क्या करना है कि शासन करनी है और ब्रिटिश सरकार के बातों को ना मानना है, ब्रिटिश सरकार के नीतियों को अपने यहाँ लागू नहीं करना है। तो गांधी जी भारत के अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को जोड़ने के लिए कुछ निर्देश जारी किया था, ताकि इस आंदोलन में लोगों की संख्या बढ़े और ये आंदोलन व्यापक बन सके। अब हम आगे समझते हैं कि इस आंदोलन का शुरुआत किस तरीके से होता है और इस आंदोलन के दौरान क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है, क्या क्या घटनाएं होती है। अब हम इन्हीं चीज को समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रगति। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और निर्धारित किया गया कि 9 अगस्त 1942 को क्या किया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। पर जैसे ही ब्रिटिश सरकार को ये पता चला कि 9 अगस्त को क्या शुरू होने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाला है, सरकार ने 9 अगस्त के सुबह एक कार्रवाई किया जिसको कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के अंदर जितने भी प्रमुख नेता थे, इन नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या फिर नजरबंद कर लिया गया।
जिनमें कि अगर हम देखें तो एक तरफ जहां पे कैद किया गया, कैद स्थल एक तरफ, और एक तरफ संबंधित व्यक्ति को अगर हम देखें, संबंधित व्यक्ति तो पहला है आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस ये कहां पे है? पुणे में। आगा खां पैलेस पुणे में क्या किया गया कि महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को यहीं पर कैद किया गया, यहीं पर गिरफ्तार किया गया। जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद, नेहरू एवं आजाद, आजाद का मतलब मौलाना आजाद, इन दोनों को कहां गिरफ्तार किया गया? इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था अहमदनगर किला में। अहमदनगर किला में। और राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया कहां पे? बैरकपुर, इधर ही बैरकपुर, जो कहां पे था? पटना में है। यहां पे गिरफ्तार किया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को बैरकपुर में क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। बैरकपुर नहीं, बांकीपुर। और इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और इस आंदोलन को कमजोर करने का पूरा कोशिश किया गया। पर हुआ क्या कि ये आंदोलन भूमिगत तरीके से चालू हो गया और हर जगह के जो स्थानीय नेता थे उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा लिया और इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और आगे बढ़ाया। इसके बाद इस आंदोलन का वो दौर शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं भूमिगत आंदोलन। भूमिगत आंदोलन भूमिगत आंदोलन या फिर स्वतः स्फूर्त आंदोलन। चूंकि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था तो कांग्रेस के अंदर जो निचले स्तर के नेता थे या फिर जो अभी उतने फेमस नहीं थे, जिनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, तो वो भूमिगत आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे, छुप करके आंदोलन करना शुरू कर दिया था। और जिन व्यक्ति ने भूमिगत आंदोलन में अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया उनमें से कौन कौन थे? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद बीजू पटनायक, अरुणा आसिफ अली, समेत कई सारे नेता थे जो स्थानीय स्तर पर इस आंदोलन को नेतृत्व करने का कोशिश किया, लोगों को एकजुट करने का कोशिश किया। और इसी दौरान इसको जो जेपी है, जयप्रकाश नारायण है, इसको गिरफ्तार कर लिया था, पर ये जेल से निकल करके किसी तरीके से अपने सहयोगी के साथ और नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किया था, जिसका मेन काम यही था कि सरकार की जो सूचना तंत्र है उसको ध्वस्त किया जाए, संचार साधनों को बर्बाद किया जाए और देश को आजादी दिलाने में अपनी कोशिश किया जाए, जो राम मनोहर लोहिया है। और एक और थी उषा मेहता। इन दोनों ने मिलकर के बहुत ज्यादा रेडियो कार्यक्रम चलाया,
रेडियो पर इन लोगों ने लोगों को एकजुट करने के लिए कई सारे संदेश दिए और लोगों को जोड़ने का कोशिश किया। तो धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो रहा था कि मजबूत होते चले जा रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की जब व्यापकता बढ़ने लगा तो सरकार के सामने अब एक ही तरीका था कि इस आंदोलन को बलपूर्वक रोका जाए, बलपूर्वक दमन किया जाए। तो सरकार ने क्या किया कि इस आंदोलन को दमन करने के लिए लाखों लोगों का गिरफ्तार किया। सरकारी दमन नहीं, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई सारे लोग तो खुद ही गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे और सरकार के पास अब संसाधन ही नहीं था कि लोगों को गिरफ्तार करे। और इस आंदोलन में कई जगह क्या हुआ कि पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुआ और इस झड़प में लगभग 10,000 लोगों का क्या हुआ, मृत्यु हुआ पुलिसों के साथ झड़प होने के वजह से। और अगर हम ये देखें कि अगर हम ये समझें कि ये आंदोलन कैसा रहा, अगर हम मूल्यांकन करें कि किन क्षेत्रों में ये आंदोलन व्यापकता से फैला। आंदोलन में तो मेन काम यही था कि सरकारी सेवाओं को ठप किया जाए, सरकारी सेवाओं को रोका जाए और कई जगह सरकारी संसाधनों पे, सरकार की जो संस्था थी उन संस्थाओं पे आक्रमण भी किया गया। तो मूल्यांकन को अगर हम देखें भारत छोड़ो आंदोलन की, अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की मूल्यांकन करें तो सबसे पहली चीज तो यही आता है कि इस आंदोलन का क्षेत्र क्या क्या था। तो आपको इसमें देखने को मिलेगा बिहार का बहुत बड़ा क्षेत्र, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में यह आंदोलन व्यापकता से फैला हुआ था। फिर जो मिदनापुर है बंगाल का, वहां पे, फिर जो पूर्वोत्तर भारत है उधर भी आंदोलन व्यापक रूप से फैला हुआ था। कुल मिलाकर के अगर देखें तो देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इस आंदोलन में अपने आप को सहभागी बनाया और इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया। पर जितने उत्साह से लोग इस आंदोलन में अपना नेतृत्व दे रहे थे, वैसे ही सरकार की तरफ से दमनकारी नीतियों को लागू किया गया। सरकार लोगों के साथ ऐसे व्यवहार किया कि बहुत सारे लोगों गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो जो उच्च वर्ग थे, उच्च वर्ग की तटस्थता, उच्च वर्ग या सरकार के अधीन जो नौकरी कर रहे थे, जो लोग सरकार में अधिकारी के पद पे थे, वो लोग तटस्थ थे। वो लोग ना तो आंदोलन का विरोध किया और ना ही आंदोलन का सहयोग किया। गांधी जी ने तो शुरू में आह्वान किया था लोगों से कि आप इस आंदोलन को अपना समर्थन दें, पर बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन में समर्थन देने के वजह अपने आप को तटस्थ बना करके रखा, इस आंदोलन में किसी तरह का योगदान नहीं दिया। और इस आंदोलन में एक चीज और हुआ कि ऐसे लोग जो या तो तटस्थ थे या सरकार के सहयोगी थे, सरकार के ओर से आंदोलन को दबाने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही समझा और उनके साथ जो है देशद्रोही जैसा व्यवहार किया। कई क्षेत्रों में तो सरकारी अधिकारी के साथ झड़प भी हुआ जो भारतीय लोग थे। और एक चीज और, ये आंदोलन क्या था, भूमिगत आंदोलन था जो स्वतः स्फूर्त हुआ था। देश के अलग अलग हिस्से में लोग खुद आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए थे, आंदोलन करने के लिए रेडी हो गए थे। अब देखिए, जब आंदोलन व्यापक रूप से बढ़ते जा रहा था और आंदोलनकारियों के साथ सरकार सख्त कार्रवाई करते जा रहा था, तो गांधी जी ने क्या किया कि उपवास रखा सरकार के विरोध में और आंदोलनकारियों के समर्थन में। अगर हम गांधी जी की उपवास के बारे में देखें तो वो कहानी क्या है।
गांधी का उपवास। तो जब ये आंदोलन व्यापक रूप से फैलते जा रहा था तो गांधी जी पर बार बार यही दबाव बनते जा रहा था कि गांधी जी इस आंदोलन को रोकने के लिए कुछ उपाय नहीं कर रहे हैं, और गांधी जी पर बार बार दबाव बनाया जा रहा था ब्रिटिश शासन की ओर से कि गांधी जी इस आंदोलनकारियों की निंदा करें, ये आंदोलनकारी जो हिंसा फैला रहे हैं इस हिंसा की निंदा करें। पर यहाँ पे गांधी जी की स्टेटमेंट देखिए, जब गांधी जी को ये कहा गया कि आंदोलनकारियों के द्वारा हिंसा किया जा रहा है, तो गांधी जी ने आंदोलनकारियों की निंदा करने के बजाय एक बात कहा कि चूंकि सरकार की ओर से तीव्र तरीके से इस आंदोलन को दबाया जा रहा है, सरकार की ओर से हिंसा का सहारा लिया जा रहा है, इसी वजह से जो भारतीय लोग हैं जो आंदोलन में शामिल है वो भी हिंसा का सहारा ले रहे हैं। ऐसे स्थिति में हिंसा करना गलत नहीं है, हम इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। नहीं तो जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो गांधी जी बिल्कुल हिंसा को बर्दाश्त नहीं किए और उस आंदोलन को समाप्त कर दिया। पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान व्यापक हिंसा हो रहा है और सरकार की ओर से दबाव बन रहा है गांधी पर गांधी जी मना कर देते हैं कि नहीं, अब हम ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं इनको ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि हमारा तरीका पुराना था, हम नए तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं और हमें आज़ादी चाहिए, इसलिए छोटी मोटी हिंसा अगर कहीं हो भी रहा है तो ये गलत नहीं है, बल्कि ये आंदोलन का एक हिस्सा ही है। गांधी जी को अब ये चीज समझ में आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, हर कोई समझाया था गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी कि छोटी मोटी हिंसाएं इतने बड़े आंदोलन में होते हैं और इन हिंसाओं की वजह से एक व्यापक आंदोलन को वापस नहीं लिया जा सकता है। हालांकि गांधी जी ये जानते थे कि अभी वो उचित नहीं है कि हम इस हिंसा का जस्टिफाई करें, हम इस हिंसा का समर्थन करें, पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी हिंसा को लेकर के किसी तरह के स्टेटमेंट नहीं देते हैं। पर सरकार की ओर से जो आंदोलन है, इस आंदोलन में शामिल लोगों पर जोरदार तरीके से कार्रवाई किया जा रहा था, अंधाधुंध गिरफ्तारियां हो रही थी और लोगों को दंडित किया जा रहा था। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि 21 दिन के उपवास पर चले गए। 21 दिन के उपवास पर गांधी जी चले गए। सरकार तो चाहते ही थे कि गांधी को जो करना है करे, उपवास रहना है उपवास में रहे। गांधी जी छोड़ दिया गांधी को कि जाओ, अगर आपको उपवास करना है तो अच्छी बात है, उपवास में आप उपवास करो और मर जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर जैसे ही गांधी जी ने उपवास किया, आंदोलन और भी तीव्र हो गया, आंदोलन और भी तेज हो गया। लोगों के पास जब ये खबर पहुंचना शुरू हो गया कि गांधी जी उपवास कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार उनके मांगों को नहीं मान रहे, उनके बातों को नहीं मान रहे, तो आंदोलन और भी तीव्र हो गया। पर गांधी जी यहाँ समझदार निकले। वो क्या किए कि सरकार के बातों को छोड़ दिया कि सरकार तो चाहते ही थे कि गांधी किसी तरह से निपट जाए, उसको मरना है मरे, पर गांधी जी यहाँ पे जीनियस निकले बाबा, गांधी बाबा, और क्या किए होशियारी, उन्होंने अपना उपवास को तोड़ दिया और मरने से इनकार कर दिया। नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे इस देश को आजाद कराना है, हम तब मरेंगे। और गांधी जी अपना उपवास खत्म कर देते हैं इस आंदोलन के दौरान। अब देखिए, जो असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर अन्य नेताओं ने कई तरह की प्रतिक्रिया दिया, जिनमें कि अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो इस आंदोलन को लेकर के अगर प्रतिक्रिया देखें, तो सबसे पहले बात आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। देखिए, मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम लीग की विचारधाराएं, उनकी मांगे अब तक बदल चुकी थी। मुस्लिम लीग चाहते थे कि पहले भारत का विभाजन किया जाए, भारत में जो मुस्लिम बहुल प्रांत है, इन प्रांतों को मिला करके एक ऐसे प्रांत बनाया जाए जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक में हो। और जब तक ब्रिटिश सरकार इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं,
तब तक भारत को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, इसको ब्रिटिश सरकार को। इस वजह से मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि अब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा चुका था। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक फेमस स्टेटमेंट था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे कि चूंकि जापानी भारत पर आक्रमण करने वाले हैं और ऐसी स्थिति में अगर हम सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार हमें बचाएंगे या फिर इस आंदोलन को संभालेंगे, इस आंदोलन को रोकेंगे। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि इस स्थिति में जब जापानी जस्ट हम पे आक्रमण करने वाले हैं, ऐसे स्थिति में सरकार को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। हालांकि अंबेडकर की स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, क्योंकि जापान बहुत जल्द भारत पे आक्रमण करने वाला था। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय भारत का वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो ये कौन थे? भारत का वायसराय थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के अंदर होने वाले ये सबसे व्यापक आंदोलन है, व्यापक जन आंदोलन है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने हिस्सा ले रहा है। तो कुछ उस समय के जो नेता थे उन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट दिया। अब देखिए, जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर पूरी तरीके से भारतीय लोगों ने नियंत्रण करके उस पर अपना सरकार की भी स्थापना कर दिया था। उन्हीं में से कुछ प्रांतों को हम देखते हैं जिनको कहा गया समांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंक दिया गया और उस पर समांतर सरकार की स्थापना किया गया। समांतर सरकार की स्थापना। अगर हम इन समांतर सरकार की बात करें तो सबसे पहले जो है बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में समांतर सरकार की स्थापना किया गया था। नहीं, इन्होंने क्या किया कि जो वो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पे ब्रिटिश शासन को खत्म करके खुद की सरकार की स्थापना कर दिया था। इसके बाद अगर हम देखें तामलुक, ये तामलुक उस समय मिदनापुर जिला जो है, मिदनापुर बंगाल का जो क्षेत्र है, वहां पर भी कुछ लोगों ने मिल करके क्या किया था कि समांतर सरकार की स्थापना किया था। इसी तरीके से तलचर और सतारा, इन सारे जगहों पर भी लोगों ने अपने अपने तरीके से समांतर सरकार स्थापना करने का प्रयास किया। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरीके से सफल तो नहीं रहा, हमें इस आंदोलन के दौरान आज़ादी तो नहीं मिली, पर इसका परिणाम क्या हुआ और किस तरह की परिस्थितियां इस आंदोलन के बाद उत्पन्न हुआ, इन सब चीज़ों को हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।